कुछ पाने के लिए हमें संघर्ष करना होता है। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु श्रीवास्तव और हम यहाँ कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th को। इसके पहले हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर दिया है, जिनमें हमने मुख्य रूप से सब पर्यावरण में पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ग्लोब जिनमें हमने अक्षांश एवं देशांतर को देखा, भारत की जो स्थलाकृतियाँ हैं और उसके आधार पे जो यहाँ का रहन सहन है, इन सभी मुख्य विषयों को हमने उसमें कवर किया था। एनसीईआरटी से दोस्तों कभी कभी जो है आपका डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जाता है और कभी कभी ये आपके बेस का काम करती है और ये आपके बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि जो भविष्य में आप जो कठिन सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं या कह लीजिए कठिन टॉपिक्स को जब आप पढ़ते हैं तो उस समय ये बातें आपको बहुत ही लाभ पहुंचाती हैं और आप आसानी से उन टॉपिक्स को समझ पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 7 ज्योग्राफी को, जिसका आज पहला चैप्टर है पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ होता है, अगर आप शाब्दिक रूप से देखें तो पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा। तो इस प्रकार पर्यावरण शब्द को अगर आप एक साथ देखें तो इसका अर्थ हुआ चारों ओर से घेरे हुए, अर्थात जो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो सभी कुछ पर्यावरण में आता है। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों कि क्लास 7th की एनसीईआरटी पर्यावरण के विषय में हमें क्या बताती है। तो इस चैप्टर में आप मुख्य रूप से जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उन टॉपिक्स में है पर्यावरण में आपके पर्यावरण के घटक, जैवीय घटक, अजैवीय घटक, प्राकृतिक पर्यावरण, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, पारितंत्र और मानवीय पर्यावरण। इन सभी बातों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों हम इस चैप्टर के में बढ़ते हैं और देखते हैं कि शुरुआत में एक उदाहरण इन्होंने दिया है पर्यावरण को समझाने के लिए। उसके बाद जो है हमारी मुख्य बातें जो हमारे काम की बातें मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जो है हम सिर्फ उन्हीं बातों को अपने वीडियो में कवर करेंगे जो बातें हमारे लिए कंपटीशन के लिहाज से और हमारा बेस बनाने के लिहाज से, दोनों ही लिहाज से महत्वपूर्ण है। बाकी की बातें हम छोड़ते चलेंगे जिनको आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इन्होंने जो है ये देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया है कि प्राकृतिक जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण एक्चुअली आप कह सकते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम दो तरीके का हो सकता है। जिनमें से जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवीय दोनों ही तरीके की परिस्थितियाँ सम्मिलित होती हैं। मतलब कि इनमें जो है जो भी जीवीय हैं और जो भी अजीवीय पदार्थ हैं। जैसे जीवीय पदार्थ में क्या है, उनमें आते हैं आपके सजीव प्राणियों का संसार, पादप एवं जंतु, ये सभी आपके जीवीय पर्यावरण में आते हैं। और अजीवीय पर्यावरण में क्या आते हैं, अजीवीय पर्यावरण में निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल, ये आपके अजीवीय पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण दोस्तों इन दोनों से ही मिलकर बनता है। जीवीय एवं अजीवीय परिस्थितियाँ ये दोनों ही मिलकर जो है वो आपके प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। और इसके विपरीत जब मानवीय पर्यावरण का निर्माण कैसे होगा, जब हम परस्पर क्रियाएं करते हैं, गतिविधियां करते हैं और इसके द्वारा जिस परिस्थिति का हम निर्माण करते हैं, जिस पर्यावरण का, तो उसे हम मानवीय पर्यावरण कहते हैं या कह सकते हैं कि कृत्रिम पर्यावरण हुआ आपका। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण एक्चुअली क्या होता है। तो एनसीईआरटी 7th आपको बताती है कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। और स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित हैं। हमने पिछले कक्षा 6 की एनसीईआरटी में स्थलमंडल पढ़ा, जलमंडल जो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप थे उनमें हमने जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, इन सभी को हमने पढ़ा था। तो ये इसलिए आपको यहाँ पर डिटेल नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि एनसीईआरटी को एक क्रम में पढ़ना चाहिए, तो आपका बेस अधिक मजबूत होता है। तो आप जो है इसको और अधिक अच्छे से समझने के लिए वीडियो का मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप जो है उस चैप्टर को अच्छे से देख लीजिएगा और आप जो है बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि पृथ्वी के स्थल रूप कौन कौन से हैं और उनकी क्या महत्ता है।
तो चलिए आगे चलते हैं। तो पृथ्वी की जो ठोस परपटी है जिस पर हम रहते हैं, या कठोर ऊपरी जो परत है उसको हम स्थलमंडल कहते हैं। मतलब जिस पर हम निवास करते हैं, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है, वो उसको हम स्थलमंडल कहते हैं। और ये बनती कैसे? ये चट्टानों और खनिजों से बनी हुई है और मिट्टी की पतली परत से ये ढकी हुई है। ठीक है, ये मिट्टी की पतली परत से ढकी हुई है। और इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें पहाड़ आपका आता है, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं। और इसके द्वारा क्या होता है? ये कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों में तो पाई ही जाती हैं, इसके अलावा ये महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। मतलब कि ये स्थलाकृतियाँ आपको पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जो है ये महाद्वीपों में तो पाई जाती, लेकिन साथ ही ये महासागरों में भी पाई जाती हैं। विश्व का जो है आप जैसे आप महाद्वीपों पर देखते हैं कि यहाँ पर आपको ज्वालामुखी दिखाई देते हैं, यहाँ पे आपको पहाड़ दिखाई देते हैं, यहाँ पर आपको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जीव जंतु दिखाई देते हैं। ये सभी चीज़ें महासागरों के भीतर भी पाई जाती हैं। और अब देखिए दूसरे ये बता रहे हैं कि स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। स्थलमंडल हमें मतलब कि मनुष्य को जो है जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ें प्रदान करता है। उसमें कृषि है, आपका वन है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ज़मीन प्रदान करता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्थलमंडल में आती है। और इसमें खनिज संपदा एक महत्वपूर्ण जो है खनिज संपदा का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आपके स्थलमंडल ही होते हैं। तो आइए इन्होंने इसको आगे जो है एक डायग्राम के माध्यम से देखिए। एनवायरनमेंट जो है इसको उन्होंने कहा कि ये जो है ये फ्रेंच भाषा का जो शब्द है पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। हमारे आस पड़ोस की चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। तो ये फ्रेंच भाषा की के शब्द जो है एनवायरोनेर से लिया गया है। आगे जो है ये देखिए आपको इन्होंने, अब देखिए इसमें ये वायुमंडल है आपका, ये वायुमंडल है जिसमें हवाई जहाज़ उड़ रहा है, यहाँ हवा चलती है, बाकी चीज़ें। अब देखिए ये जलमंडल है जिसमें आपके समुद्र, नदी, महासागर, सागर, झीलें, ये सभी चीज़ें जलमंडल में आती हैं। फिर ये जयमंडल है, देखिए तीनों के सम्मिश्रण से इसका निर्माण होता है। इसमें वायुमंडल भी है, इसमें जलमंडल भी है, स्थलमंडल का भी भाग इसमें सम्मिलित है, तो इनसे मिलकर जयमंडल बनता है। स्थलमंडल में आपके देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें जो स्थलीय क्षेत्रों में होती हैं वो सभी कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। स्थलमंडल में ही आपका ये देखिए यहाँ पर खेती हो रही है, यहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, तो ये सब कुछ स्थलमंडल में आता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि नेक्स्ट पेज आगे इन्होंने क्या बताया है आपको। अब जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, हम जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा भी है कि कक्षा 6 में कि एनसीईआरटी में क्लास 6 में कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। और इसमें जल के विभिन्न स्रोत जिसमें नदी है, झील है, समुद्र, महासागर आदि और जलाशय, ये सभी चीज़ मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं, जो कि प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की चारों ओर जो वायु फैली हुई है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। मतलब कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण हम भी पृथ्वी पर खड़े हो पाते हैं, बाकी के जो जीव जंतु हैं वो भी पृथ्वी पर खड़े हो पाते हैं, वो जो है गुरुत्वाकर्षण बल उसको वो जो है अपने ताकत के आधार पे वायुमंडल को जो है पकड़ के रखता है, जिसके कारण वायु हमारी भाग नहीं जाती है आकाश में, है ना, स्पेस में। तो गुरुत्वाकर्षण बल अपने वायुमंडल को पकड़ के रखता है। और इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा जो वायुमंडल है वो हमें सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं और बाकी हार्मफुल रेज हैं उनसे हमें बचाता भी है ना। और हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, बिना ऑक्सीजन के तो हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो वो ऑक्सीजन भी हमें वायु के द्वारा प्राप्त होती है, जो कि वायुमंडल में ही पाई जाती है ना। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल के कण, ये सभी चीज़ें भी और जलवाष्प भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। और जो वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है उसके कारण मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप एवं जीव जंतु, ठीक है, मतलब पेड़ पौधे, वृक्ष, ये सारी चीज़ें और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। और जैवमंडल के लिए तीनों ही मंडल अत्यंत आवश्यक है। जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु तीनों जीवन को संभव बनाते हैं। मतलब ये तीनों की संक्रिया से ही जैवमंडल का निर्माण होता है। अब पारितंत्र क्या है? देखिए पारितंत्र के बारे में ये हमें बता रहे हैं कि वह तंत्र जिसमें समस्त
जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, और उसमें जो है वो रहते भी हैं, उसे ही हम पारितंत्र कहते हैं। और ये सब से क्या होता है, ये सब ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। मतलब इसमें इस क्रिया में मतलब पारितंत्र में आपका ऊर्जा का निरंतर स्थानांतरण होता है और पदार्थ का भी निरंतर स्थानांतरण होता है। मतलब पदार्थ अपने स्वरूप को बदलता रहता है। जैसे आप मान लेते हैं पानी है तो पानी से बर्फ बना, बर्फ से वो वाष्प बना, वाष्प से वो फिर पानी बनेगा। तो इस तरीके से पदार्थ का रूपांतरण हो रहा है। ऐसे ही ऊर्जा है ना, तो गतिज ऊर्जा हुई, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई, और आपकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हुई। ऊर्जा जो है अपना स्वरूप बदल रही है, लेकिन उसका क्षय नहीं होता है। वो ऊर्जा यहीं जो है हमारे कह लीजिए कि पर्यावरण में स्वरूप बदल बदल कर वो घूमती रहती है। आगे देखिए, इन्होंने अब एक उदाहरण आगे इन्होंने बताया है, ठीक है, तो उदाहरण हम छोड़ देते हैं, आप पढ़ लेंगे और समझ भी जाएंगे। आगे देखते, देखिए एक सुंदर सा इन्होंने चित्र दिखाया है आपको। हाँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए ये आपका जलमंडल का चित्र है। इसमें देखिए ये आपका जो है स्थल मंडल है, जिसमें कितने खूबसूरत वृक्ष हैं, जीव हैं, जानवर हैं, ये सभी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ऊपर यहाँ पे आपका वायुमंडल भी है और इन सब की सक्रिया से ये आपके जैवमंडल का निर्माण हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखिए, अब मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण के बारे में ये बता रहे हैं कि मानवीय पर्यावरण यानी कि कृत्रिम पर्यावरण। तो कृत्रिम पर्यावरण दोस्तों क्या होता है? कृत्रिम पर्यावरण ऐसा पर्यावरण है, जैसा कि हमने पीछे देखा था, कि जहाँ पर मनुष्य जो है वो पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मतलब देखिए, हमें एक्चुअली पर्यावरण तो हमें प्राकृतिक रूप में प्राप्त हुआ, लेकिन उसमें हमने बहुत सारी छेड़छाड़ या कह लीजिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया। जो प्राचीन मानव था वो बहुत कम छेड़छाड़ करता था या उसने ना के बराबर किया, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है आगे, वो हम लगातार जो है प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसका हम बहुत खामियाजा भी भुगत रहे हैं। कोरोना जैसी परिस्थितियाँ या आपकी सुनामी जैसी परिस्थितियाँ मानवीय छेड़छाड़ का ही नतीजा है। और जितना अधिक आप पर्यावरण को उसके एज इट इज़ रूप में रहने देंगे, उतना ही अधिक प्रकृति आपको स्नेह करेगी और आपको सुरक्षित रहने देगी, है ना। देखिए इन्होंने बताया भी है कि प्राकृतिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो प्रारंभिक मानव था उसने खुद को प्रकृति के अनुसार ढाला था और उसका जीवन सरल था। आसपास की प्रकृति से उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, क्योंकि उसकी ज़रूरतें कम थी, वो सरल था और इसलिए उसका काम चल जाता था। लेकिन जो है धीरे धीरे हमारा पेट बढ़ता गया, हमारी ज़रूरतें बढ़ती गईं और हम तरह तरह की छेड़छाड़ प्रकृति के साथ करते गए। उसके कारण क्या हुआ? मानव ने पर्यावरण का उपयोग किया, उसमें परिवर्तन करने के तरीके सीख लिए और तरीके सीखे तो उसने फसल लगाना सीखा, पशुपालन सीखा, स्थायी जीवन जीना। पहले वो जहाँ उसको पानी मिला वहाँ वो रह गया और वहाँ पर अपने लिए जो है व्यवस्था कर ली खाने पीने की। फिर उसको नहीं समझ में आया, थोड़ी दूर आगे बढ़ गया, ऐसे वो रहता था। फिर हमने पहिए का आविष्कार कर लिया, पहिए ने एकदम क्रांति ला दी। फिर आप जो है पहले आपने बुलक कार्ट्स बनाए, मतलब बैलगाड़ी आई, घोड़ा गाड़ी आई, फिर कार्स आई आपकी, है ना, बाइक्स आई, कार्स आई, हेलीकॉप्टर्स, नंबर ऑफ थिंग्स आ गए। और जिसने आपके जीवन को सरल तो बनाया ही, साथ जो है प्रकृति ने इसका दुष्प्रभाव भी प्रकृति झेल रही है लगातार। इतना ज़्यादा पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन हो चुका है कि वो जो है बार बार जो है दिल्ली को आपके बंद करना पड़ता है, और इवन जो है नंबर से गाड़ियाँ चलानी पड़ती है। ऐसी नंबर ऑफ थिंग्स है, आपकी सांसों में जहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वो सब जो है कहीं ना कहीं जो है, जब कोई चीज़ आपके जीवन को सरल बनाने के लिए आप उसका उपयोग शुरू करते हैं, तो आप उसको इतना ज़्यादा इंतहा कर देते हैं इस्तेमाल में कि फिर वो आपके लिए हानिकारक होने लगती है ना। पहले जो है वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि जैसे आपको कुछ सामान की ज़रूरत है तो आप बदले में कुछ सामान आप दीजिए, कुछ सामान जो है आप हमसे लीजिए। ये आपका वस्तु विनिमय पद्धति था। इसके द्वारा जो है पहले जो है व्यापार होता था आपस में, कि मान लेते किसी को दूध की ज़रूरत है, दूसरे को गेहूं की ज़रूरत है, तो उसने दूध दिया, उसने गेहूं दिया, काम चल गया। फिर जो है बाद में हमने मुद्रा विनिमय शुरू किया। मतलब कि अब इससे दिक्कत होती थी, मान लेते हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और हमारे पास दूध है, हम उसको बेचना चाहते हैं, तो अब उस केस में हम क्या करेंगे? तो फिर इसको सरल बनाने के लिए मुद्रा विनिमय का प्रारंभ हुआ। मतलब एक पर्टिकुलर जो है हमने जो है धातु को एक निश्चित तरीके से उसका जो है उसको ढाल के हमने मान लिया कि ये एक मुद्रा है और इसके द्वारा अब हम आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, आप 100 रुपये का हमसे दूध लीजिए और हमें 100 रुपये की वो धातु प्रदान कर दीजिए, है ना।
फिर अब तो जो है प्रतीक धातु में आ गई हैं, उसकी उतनी कीमत नहीं होती है। जैसे कागज़ का जो 100 का नोट है आपका ये या आपका 2000 का नोट है, उसकी एक्चुअल कीमत जो उसकी फेस वैल्यू है, मतलब वो आपकी एक्चुअल कीमत तो है उसकी नहीं सॉरी, उसकी जो है जो उस पर फेस वैल्यू जो मैं धारक को जो है ये जो वचन देता हूँ इस तरीके से जो लिखा रहता है, इसके कारण तो आप मान लेते हैं 2000 कीमत है, लेकिन अगर एक्चुअली उसको देखें तो उसकी अपनी कीमत तो 2000 नहीं होती है। तो हमने स्वीकार कर लिया, इससे जीवन सरल हुआ, है ना। और फिर क्या हुआ, सूचना क्रांति ने जो है पूरे विश्व में संचार सहज द्रुत गति से हो गया, मतलब पूरे वर्ल्ड को इसने ग्लोबल बना दिया। मतलब अब आप एक क्लिक में चाहे यूएस से जुड़ जाएं, चाहे ब्रिटेन से जुड़ जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया से जुड़ जाएं, अगर जो है अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में दूर से दूरस्थ जो कंट्रीज है उनके साथ आप जुड़ जाएं, पूरा वर्ल्ड जो है आपकी मुट्ठी में हो गया है ना। तो इस तरीके से जो है सूचना क्रांति ने जीवन को बहुत सरल बनाया है। आगे देखते हैं दोस्तों, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन्होंने बताए हैं, है ना। तो दोस्तों आप जो है कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके आसपास में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है कि अगर ये अपने प्राकृतिक रूप में ही रह जाएं तो हमारा जीवन ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये जो है क्लास 7 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है आज, और आप जो है आगे जो भी अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ना चाहें तो आप अपना कमेंट करके मुझे बताएं, मैं प्रयास करूंगी कि उन सब्जेक्ट्स को भी मैं कैरी करूं। और बने रहिए साथ में, पढ़ते रहिए, और साथ में मेरा मॉरल बढ़ाने के लिए सिर्फ आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो है सुझाव भी मुझे दें कि और हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या और बेहतर हो सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। तो आप सभी अपना ख्याल रखें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन रहें, खुद सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार, बाय बाय।